अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता कार्ल मार्क्स का जन्म रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में 1818 को हुआ। आपके द्वारा प्रस्तुत लगभग सभी सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हैं। जैसे इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी सिद्धांत इत्यादि अपनी रचनाएं दे करके ये अमर हो गए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जहां पर ये वाद प्रतिवाद और संवाद की बात करते हैं, तो ये वाद प्रतिवाद और संवाद जो था वो हीगल के दर्शन से प्रभावित था। लेकिन मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए, किसको? द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के विकार अर्थात उससे उत्पन्न है, पर मार्क्स के मत से जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं, यह भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु है। तो इसलिए जहां हीगल ने विचारों में वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति को लागू किया, मार्क्स ने पदार्थ में इसको लागू किया। और इसीलिए उन्होंने स्वयं ही ये कहा कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल यानी पृथ्वी पर भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। ये इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। इसी तरीके से इतिहास की व्याख्या इन्होंने की ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत, जिसमें ये कहते थे कि 5 युगों में उन्होंने बांटा कि आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, फिर पूंजीवादी युग और फिर से साम्यवादी युग जो कि सर्वहारा युग के रूप में उन्होंने देखा। तो इन्होंने ये कहा कि सभी युगों में जो है वो समाज का निर्धारण किससे हुआ? आर्थिक निर्धारणवाद यानी पैसा से, पूंजी से हुआ। हर समय जो है, जिस समय कोई आदिम साम्यवादी युग था जहाँ पर कोई समाज नहीं था, कहीं पर कोई ग्रेडेशन नहीं था, और उसके बाद जैसे जैसे होता चला गया वैसे वैसे जिनके पास पैसा नहीं था वे दास बनते चले गए, जिनके पास साधन नहीं थे वे दास बनते चले गए। और फिर जब लोगों ने ज़मीन पर अपना कब्जा शुरू कर दिया तो वे सामंत बन गए। और फिर ये सामंतवादी व्यवस्था भी बहुत दिनों तक नहीं चली और उसके बाद इसका स्थान जो है वो किसने ले लिया? पूंजी ने ले लिया। और फिर ये पूंजी जो है वो एक जगह एकत्र होती चली गई और इस तरीके से पूंजीवाद का जन्म हुआ, क्योंकि जब एक जगह पूंजी एकत्र होगी तो दूसरी ओर निश्चित रूप से खालीपन आएगा। तो इस तरीके से उसने पूंजीवाद की व्याख्या की। और इन स्थितियों से ऊब कर मार्क्स कहता है कि एक दिन वो ऐसा आएगा जब सर्वहारा युग आएगा, सबको हराकर जिसने जीता ऐसे कामगर मजदूरों का ये शासन होगा, जहां पर धन के समान वितरण की भी बात वो करता है। यहीं पर ये वर्ग संघर्ष की बात करता है। जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया कि जब एक वर्ग के पास पैसा इकट्ठा होता चला जाएगा और दूसरे वर्ग के पास केवल अपने श्रम को बेचने के अलावा और कोई साधन नहीं रहेगा, तो एक अधिसंरचना होती चली जाएगी, दूसरी जो है अधोसंरचना होती चली जाएगी। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात वो करता है। और इसीलिए उसने ये कहा कि इन्हीं 2 वर्ग में इतनी बड़ी खाई बनती चली जाएगी कि सभी के वर्गीय हित अलग अलग हो जाएंगे और ये दोनों वर्ग एक दूसरे से लड़ मर मिटेंगे। और यही स्थिति जो है वो वर्ग संघर्ष के इतिहास के रूप में वो बात करता है। वहीं हर जगह के लिए उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, आर्थिक निर्धारणवाद की बात की कि जो कुछ भी है वो किसके लिए है? पैसे के लिए है, धन के लिए है, क्योंकि धन से ही सब साधन खरीदे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जो सामाजिक परिवर्तन आएगा उसके लिए भी आर्थिक निर्धारणवाद ही जिम्मेदार है। इस तरीके की बातें हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के साथ पहले की कक्षाओं में पढ़ी हैं। यहीं पर एक नाम आता है चार्ल्स कूले का। चार्ल्स कूले जो थे उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया।
इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए दो प्रमुख अवधारणाएं विकसित की, एक प्राइमरी ग्रुप और दूसरा लुकिंग ग्लास सेल्फ। प्राथमिक समूह के विषय में कूले ने बहुत ही सूक्ष्म विवेचना की और उन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह वास्तव में आमने सामने का समूह होता है, जिसके सदस्यों में अत्यधिक घनिष्ठ तथा सहयोगी संबंध, सहानुभूति तथा सद्भावना देखने को मिलती है। मूल्यों, उद्देश्यों तथा आदर्शों की समानता के कारण सदस्यों का व्यक्तिगत समूह के व्यक्तित्व में इस भांति घुल मिल जाता है, जो उसका व्यक्तित्व है वो समूह के व्यक्तित्व में इस भांति घुल मिल जाता है कि मैं का चक्कर समाप्त हो जाता है और एक पूर्णता हम का जन्म हो जाता है और इसी से सहानुभूति तथा पारस्परिक एकरूपता की भावना पनपती है। व्यक्ति सब लोगों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिक समूहों का सदस्य बना रहता है। इसके लिए इसने 3 प्रमुख प्राथमिक समूहों की भी विवेचना की थी: परिवार, बच्चों के खेल के साथियों का समूह और पड़ोस या वयस्कों का सामूहिक समूह। तो ये जो है तीनों समूह की इसने जो बात की, ये किसी भी बच्चे के जन्म के बाद से ये तीनों समूह से धीरे धीरे समय के अंतराल में वो वाकिफ होता रहता है और फिर इसका उसके व्यक्तित्व पर बिल्कुल प्रथम प्रभाव पड़ता है। यहीं पर इसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात की, जिसमें वो स्व के सिद्धांत की बात करता है कि उसने ये कहा कि हम स्व को समझने के लिए उसने 3 स्तरों की बात की, 3 तथ्य बताए, जिसमें वो कहता था कि सबसे पहले मैं का मतलब मेरे प्रति मेरा विचार। दूसरे स्तर पे वो कहता है दूसरों का मेरे प्रति विचार और तीसरे स्तर पर वो कहता है कि दूसरों के विचार से प्रभावित होकर बनने वाला मेरे प्रति मेरा विचार। ये जो तीसरी स्थिति आती है जब हम दूसरों के विचार से प्रभावित होकर के अपने विषय में एक धारणा बना लेते हैं, यही स्वयं के आईना का सिद्धांत माना जाता है। थर्स्टिन वेबलन ने, यहाँ पर अब थर्स्टिन वेबलन की हम बात करेंगे, थर्स्टिन वेबलन ने समाजशास्त्र को नई उपयोगी सिद्धांत दिए। आपने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास में विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपने बताया कि इस वर्ग का निजी संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार होता है। इस वर्ग के लोग आलसी, अनुत्पादक एवं विलासिता प्रिय होते हैं। इनमें उत्कृष्ट उपभोग के साथ साथ उत्कृष्ट विलासिता की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपने शिल्प कौशल की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एवं सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इनके ही बात इटालियन समाजशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो की हम बात करेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, जिसमें तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात की थी, विशिष्ट चालक के सिद्धांत की बात की थी, भ्रांत तर्क की बात की थी, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की बात की थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो तार्किक, और वो चूंकि मूलतः अर्थशास्त्री था तो उसने कहा कि अब तक जो भी अध्ययन हुआ है उसमें हमें गणित का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि समस्त क्रियाओं को वो तार्किक और अतार्किक क्रियाओं में बांटता है। तो हमारा संबंध किससे होना चाहिए? समाज की व्यवस्था का संबंध तार्किक क्रियाओं से होना चाहिए। और इसके लिए वो कहता है कि समाज में बहुत सारे भ्रांत तर्क होते हैं, जिसके लिए वो घोषणाएं और विज्ञापन इत्यादि का जिक्र करता है कि भ्रांत तर्क होते हैं जब व्यक्ति अपने कथन को सिद्ध करने के लिए सफाई पेश करते हैं, तो उसको वो कहता है कि ये क्या है, ये भ्रांत तर्क है। और इसी तरीके से उसने आगे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का भी बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से जो ऊपर के लोग हैं समाज में, ऊपर की व्यवस्था में लोग हैं, वो धीरे धीरे नीचे आते चले जाते हैं और ये नीचे वाले अपने कर्तव्यों के कारण, अपने एफिशिएंसी के कारण, अपनी योग्यता और कुशलता के कारण समाज में ऊपर चलते चले जाते हैं और इस तरीके से एक परिभ्रमण की स्थिति बनती है। यही जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर की भी बात आएगी, जिसमें जो है इन्होंने समाजशास्त्र की एक शाखा सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को विकसित किया। इन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया और धार्मिक आचार और आर्थिक व्यवस्था के बीच
संबंध को दर्शाया। इनका कहना था कि जो मार्क्स ने केवल आर्थिक निर्धारणवाद की बात की थी, उन्होंने इसमें धर्म की चीज को अपनाया और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मों की विशेषताओं को बताते हुए ये कहा कि धर्म की विशेषताओं के अनुरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था संचालित होती है। कैसे पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म योग दे सकता है, ये इनके जो विश्लेषण है उससे स्पष्ट होता है। इनका आदर्श प्रारूप का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही और सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया को हम लोग इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक क्रिया का कि हम आग करके समकालीन से और भी जो आगे आने वाले आधुनिक और उत्तर आधुनिक विचारक हो गए, उन तक हमको सामाजिक क्रिया को पढ़ना पड़ता है। वो जिस तरीके से कि हर क्रिया को वो सामाजिक क्रिया नहीं कहता, और वो ये कहता है कि एक क्रिया के प्रत्युत्तर में की गई दूसरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्रिया सामाजिक क्रिया होगी, जिसका एक अर्थपूर्ण बोध निकलता हो। तो इस तरह से आपको इन विचारों को भी बहुत ही संक्षिप्त में लिखना होगा अपने इस नोट्स में। इसके बाद अमेरिकन समाजशास्त्री पित्रिम सोरोकिन सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का एक नवीन सिद्धांत, जिसको वो चक्रीय परिवर्तन, आप जानती होंगी, चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। टॉलकेट पार्सन्स का थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन और थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसमें वो सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। इसके साथ साथ हाइमैन का संदर्भ समूह व्यवहार का सिद्धांत, मर्टन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण तथा सामाजिक संरचना व विसंगति का सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास में प्रगति एवं नवीन प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं। और इस तरह से अनेक समाजशास्त्री हैं, हम सबको नहीं इसमें समेट सकते थे, लेकिन जो कुछ प्रमुख समाजशास्त्री थे उनके सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में हमको देना पड़ेगा, और तब ये बात पूरी होगी कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ, कैसे हो रहा है। आगे इसकी प्रक्रिया और निरंतर चलती चली जा रही है। तो इस तरीके से हमारा जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की परिधि है वो विस्तारित होती चली जा रही है। बहुत धन्यवाद।